हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत सरकार के इस कदम से चीन को लगेगी मिर्ची। अरुणाचल प्रदेश के 336 सीमावर्ती जिलों में शुरू होगी 4G सेवा। जी हां, साथ ही साथ बताएंगे जहां पर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में हमले में हुए बहुत बड़े खुलासे। जी हां, जवानों के ट्रक पर हुए उस हमले को लेकर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, जो हम आपके साथ शेयर करने वाले। और साथ ही साथ पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त और पुरानी पेंशन योजना को लेकर बहुत जरूरी और बड़ी खबर आपको हम बताने वाले। और साथ ही साथ अगर आपका भी इस बैंक में अकाउंट है तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर होने वाली है, जहां पर इस बैंक ने जारी कर दी है ग्राहकों के लिए चेतावनी। दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको बताने वाले, इसलिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते और मानते कि मेरा भारत महान और भारतीय सेना विश्व में नंबर 1 सेना है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत सरकार के इस कदम से चीन को लगेगी तगड़ी मिर्ची। अरुणाचल प्रदेश के 336 सीमावर्ती जिलों में शुरू होगी 4G सेवा। बता दें चीन लगातार भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के निकट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है, लेकिन जब भी भारत सीमा पर सड़क या अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है तो चीन को मिर्ची लग जाती है। अब ऐसा ही एक बार फिर होने जा रहा है। सीमांत क्षेत्रों में कम्युनिकेशन को मजबूत बनाने के लिए और ज्यादा एडवांस बनाने के लिए भारत सरकार अरुणाचल प्रदेश के लगभग 336 सीमावर्ती गांव में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा शुरू करने जा रही है। सरकार ने शनिवार को यहां 254 मोबाइल नेटवर्क टावरों को चालू किया है। सरकार ने 2675 करोड़ रुपए से अरुणाचल प्रदेश के 3721 से ज्यादा गाँव में 2605 मोबाइल 4G टावर स्थापित करने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक समारोह में 254 मोबाइल टावरों का लोकार्पण किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज जो टावर शुरू किए गए हैं उनमें से ज्यादातर सीमावर्ती क्षेत्रों में है। ईटानगर जैसे हमारे जिला मुख्यालयों पर 4G सेवा शुरू पहले ही हो चुकी है। हमारा लक्ष्य अब तक बिना संपर्क वाले और दुर्गम इलाकों तक संपर्क बढ़ाना है। बहरहाल भारत के इस प्रयास से चीन को तगड़ी वाली मिर्ची लगनी तो तय है। अब ऐसे में क्या जवाब आता है चाइना की तरफ से, वो देखने वाली बात होगी, लेकिन अपना भारत लगातार तरक्की के मार्ग पर बढ़ रहा है। ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय अवश्य दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां रोजा इफ्तारी के लिए फल लेकर जा रहे थे अपने जवान, पुंछ हमले में हुए बड़े खुलासे। स्टिकी बम ट्रक पर चलाई थी 36 राउंड गोलियां। जी हां, जम्मू कश्मीर के पुंछ में गुरुवार 20 अप्रैल को सेना के एक ट्रक पर हुए आतंकवादी हमले में 5 जवान शहीद हुए थे। तो वहीं दोस्तों अब इस मामले में एक नई जानकारी निकलकर सामने आई है, और वो जानकारी निकलकर सामने ये आई है कि आतंकवादियों ने सेना के जिस ट्रक पर हमला किया उसमें पुंछ के एक गांव में होने वाली इफ्तार पार्टी के लिए फल और अन्य सामान भरा हुआ था। इस इफ्तार पार्टी में रोजेदारों के साथ उस गांव के पंच और सरपंच को भी बुलाया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय राइफल्स यानी RR के जवानों ने सेंग्रॉन्ड क्षेत्र में 20 अप्रैल की शाम को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। आतंकी इस आयोजन को लेकर नाराज थे। तो वहीं दूसरी तरफ इफ्तार पार्टी मनाने जा रहे जवानों पर हमले से गांव के लोग काफी दुखी हैं और लोगों ने इस बार ईद मनाने से इनकार कर दिया है। दरअसल आतंकियों का सबसे बड़ा डर यही है कि लोग सेना को अपना दोस्त ना समझने लगे। तो वहीं IB रिपोर्ट के अनुसार BG सेक्टर में आतंकियों ने हमले के लिए स्टिकी बम का इस्तेमाल किया था। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आतंकियों ने ट्रक पर करीब 36 राउंड गोलियां दागी थी। उन्होंने हमले में स्टील बुलेट का भी इस्तेमाल किया था। तो वहीं जांच टीम को ट्रक से 2 ग्रेनेड पिन और मिट्टी के तेल के वाष्प मिले हैं। बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, यानी ये पूरा हमला प्री प्लान्ड लग रहा है देखकर। और जो खुलासे हो रहे हैं ऐसे में इन आतंकियों को सजा मिलनी तो तय है। आखिर अपने उन 5 जवानों के शहादत का बदला लेना तो बनता ही है। बहरहाल आपकी इस पर जो भी निजी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलता अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान की आतंक परस्ती का क्या है इलाज, सर्वे में जनता ने जो बताया जबरदस्त उपाय आपको बता दें। पाकिस्तान की धरती से चलने वाले आतंकवाद से कैसे निपटा जा सकता है, इसको लेकर जनता ने अपनी राय दी है। पाकिस्तान की आतंक परस्ती का इलाज क्या है, इस सवाल को लेकर सी वोटर ने ABP न्यूज के लिए सर्वे किया है। देश के मूड सर्वे में पूछे गए इस सवाल पर 35% लोगों ने कहा है कि सैन्य कार्रवाई के जरिए पाकिस्तान से आतंकवाद के मुद्दे पर निपटा जा सकता है। सबसे ज्यादा 47% लोगों ने राय दी है कि विश्व मंच पर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की पोल खोलकर उसका इलाज किया जा सकता है। तो वहीं 18% लोगों ने कहा पता नहीं वाला
जवाब दिया? बता दें ये सर्वे पुंछ में हमले के बाद किया गया है। ऐसे में अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए दोस्तों कि पाकिस्तान की आतंक परस्ती का क्या इलाज है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? कमेंट में भारी मात्रा में लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। बात कर रहे हैं अगली बड़ी खबर की, जहां भारतीय नौसेना की बड़ी ताकत डीआरडीओ के साथ नेवल प्लेटफॉर्म से बीएमडी इंटरसेप्टर का सफल हुआ परीक्षण। जी हां, बीएमडी सिस्टम क्षमता वाले राष्ट्रों में शामिल हुई भारतीय नौसेना समुद्र से हुआ इस खास मिसाइल का सफल परीक्षण। बता दें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने समुद्र आधारित एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला फ्लाइट ट्रायल सफलतापूर्वक संपन्न किया है। यह परीक्षण शुक्रवार को ओडिशा के तट पर बंगाल की खाड़ी में किया गया है। इस परीक्षण का मकसद दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे से निपटना है। ये कामयाबी हासिल कर लेने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के संप्रभांत क्लब में शामिल हो जाएगा जिनकी नौसेना के पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी बीएमडी की क्षमता है। डीआरडीओ इससे पहले सतह आधारित बीएमडी सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर चुका है, जो दुश्मनों के बैलिस्टिक मिसाइल के खतरों को रोकने और उससे निपटने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समुद्री जहाज आधारित बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता के सफल प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने इस ट्रायल में शामिल रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारतीय नौसेना और इस कार्य से जुड़े उद्योग को बधाई दी। आप लोग भी ऐसे में बधाई जरूर दीजिएगा दोस्तों इस सफल परीक्षण के लिए बीएमडी इंटरसेप्टर का। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां दलाई लामा ने वैश्विक बौद्ध सम्मेलन में उठाया तिब्बत संकट का मुद्दा। बता दें वैश्विक बौद्ध सम्मेलन में दूसरे दिन बौद्ध भिक्षुओं को संबोधित तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने कहा कि तिब्बत संकट को बौद्ध दर्शन के केंद्रीय मूल्यों करुणा, ज्ञान और ध्यान के माध्यम से देखने व समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये तीन मूल्य भगवान बुद्ध की शिक्षा के अभिन्न अंग है। दलाई लामा ने दिल्ली में शुक्रवार को करीब आधे घंटे के अपने संबोधन में मौजूदा हालात के संदर्भ में बौद्ध दर्शन व मूल्यों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तिब्बत के वर्तमान हालात को देखने के लिए एक व्यापक सोच और साहस की आवश्यकता है। बुद्ध की शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए तिब्बती नेता ने कहा कि सब कुछ एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर है, प्रकृति में अलगाव नहीं है। उन्होंने कहा कि अपने दैनिक जीवन में भी ऐसी समस्याएं हो सकती हैं जो बड़ी और असहनीय लग सकती हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। अपनी तरह का पहला सम्मेलन वीरवार को पीएम नरेंद्र मोदी के उद्घाटन सत्र को संबोधित करने के साथ शुरू हुआ। मोदी जी ने कहा था कि दुनिया युद्ध, आर्थिक अस्थिरता, आतंकवाद, धार्मिक अतिवाद और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से जूझ रही है और भगवान बुद्ध के विचार इन समस्याओं का समाधान सुझाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर बता दें आपको, जहां सितंबर में भारत आ सकते हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन G20 लीडर समिट में होंगे शामिल। बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सितंबर में भारत के दौरे पर आ सकते हैं। साउथ और सेंट्रल एशिया के एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्य अधिकारी ने इस बात के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 2023 भारत अमेरिका संबंधों के लिए बहुत ही विशेष रहने वाला है। अधिकारी ने कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता उसकी अच्छाई की ताकत के रूप में खड़े होने की क्षमता को और बढ़ावा देता है। न्यूज एजेंसी पीटीआई को इंटरव्यू के दौरान गुरुवार को साउथ एंड सेंट्रल एशिया के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू ने चर्चा में कहा कि ये साल बहुत बड़ा होने वाला है, जबकि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और अमेरिका एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को होस्ट कर रहा है। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा कि जापान भी इस साल G7 की होस्टिंग कर रहा है। हमारे पास कई क्वाड मेंबर्स है जो कि लीडरशिप रोल में है और ये मौका है जबकि सभी देश एक दूसरे की ओर भी करीब आ सके और संबंधों को मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन सितंबर में भारत दौरे पर आ सकते हैं। वो उनकी भारत की पहली यात्रा होगी जहां वो G20 लीडर समिट में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका जो बाइडेन की भारत यात्रा को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित है, एक्साइटेड है। इस साल अभी सिर्फ 3 ही महीने निकले हैं और बहुत कुछ आना अभी बाकी है। इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टोनी ब्लिंकन, ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेल येलेन और कॉमर्स सेक्रेटरी गिना रॉय मोंडो भी भारत दौरे पर आएंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि G20 अध्यक्ष के रूप में भारत बहुत ही सकारात्मक कार्य कर रहा है। मार्च में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने क्वाड के विदेश मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की थी। क्वाड के विदेश मंत्रियों के साथ इस तरह की पब्लिक मीटिंग पहली बार हुई थी जिसने स्पष्ट किया था कि ये 4 देश एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए साथ आ रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों अमेरिका से जुड़ी खबर बता दें जहां पर भारत में प्रेस स्वतंत्र है। जी हां, अभिव्यक्ति की आजादी का राग अलापने वाले अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री का बयान बता दें। अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश में लोकतंत्र का समर्थन करने में पत्रकारों की भूमिका की सराहना
रवाना की है। दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री लू ने कहा कि वहाँ कुछ भी गोपनीय नहीं रखा गया है। भारत में लोकतंत्र है क्योंकि आपके पास एक स्वतंत्र प्रेस है जो वास्तव में काम करती है। लू ने यहाँ कहा कि मैं जानता हूँ कि मीडिया का बाजार बदल रहा है, लेकिन भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। जी हाँ, डोनाल्ड लू ने कहा कि मुझे एक बार विदेश मंत्रालय का दौरा याद है जहां एक वरिष्ठ अधिकारी को फाइल के ढेर के सामने काम करते देखा जो कि सूचना के अधिकार के आवेदन के जवाब के लिए काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि और वो अधिकारी ऐसा करते हुए शिकायत कर रहे थे और मैं केवल मुस्कुरा सकता था क्योंकि हमें अपनी नौकरशाही में वही काम करना पड़ता है जहां अगर कोई दस्तावेज मांगता है तो मुझे उसके लिए दस्तावेज खोजने में कई दिन बिताने पड़ते हैं क्योंकि लोकतंत्र यही करता है। बहरहाल दोस्तों, भारत को लेकर जमकर तारीफ की है उस व्यक्ति ने जो अभिव्यक्ति की आजादी का अक्सर राग अलापते रहते हैं। साथ ही साथ एक और खबर आपको बताते हैं जहां नेपाल ने भारत से निपटने के लिए चीन से किया था समझौता, 7 साल में नहीं मिला एक भी ढेला। जी हाँ, ड्रैगन की खुली पोल। बता दें, नेपाल ने भारत से दुश्मनी मोल लेकर चीन के साथ दोस्ती की। तब नेपाल को यह उम्मीद थी कि जो मदद भारत से मिलती है उसे चीन पूरा कर देगा। ऐसे में चारों ओर से जमीन से घिरा यह देश भारत पर निर्भर न रहकर एक बहुत बड़ा संदेश दे पाएगा। पर नेपाल को चीन के धोखे वाले अतीत के बारे में शायद जानकारी नहीं थी। दरअसल नेपाल ने चीन के साथ व्यापार और ट्रांजिट समझौते पर 7 साल पहले हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत नेपाल को किसी तीसरे देश के साथ व्यापार के लिए चीन के 7 बंदरगाहों के इस्तेमाल की इजाजत मिली थी, लेकिन आज तक एक भी शिपमेंट चीनी बंदरगाह के रास्ते नहीं भेजा जा सका है। दरअसल राजशाही के खत्म होने के बाद नेपाल में संविधान सभा का गठन किया गया। चूंकि नेपाल में नया लोकतंत्र आया था, ऐसे में सभी दल खुद को बड़ा दिखाने के लिए आपसी खींचतान में जुटे थे और इस कारण नेपाल में संविधान की घोषणा में देरी हो रही थी। इसकी सबसे बड़ी वजह नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी थी। तब भारत ने नेपाल के संविधान की घोषणा में देरी करने पर सख्त नाराजगी जताई थी, जिसके जवाब में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थकों ने भारतीय ट्रकों, लोगों और समर्थक नेताओं पर हमले शुरू कर दिए। ऐसे में सुरक्षा को देखते हुए भारत की ओर से नेपाल जाने वाले ट्रकों ने आवाजाही रोक दी गई थी। तब कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐसा प्रचार किया कि भारत ने नेपाल की आर्थिक नोकबंदी कर दी है। उसके बाद नेपाल को 7 चीनी बंदरगाहों के इस्तेमाल की इजाजत मिली। नेपाली राष्ट्रपति ने चीन जाकर समझौते का क्रियाकलाप फाइनल किया। और आपको बता दें, अब नेपाल के उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि पिछले 7 साल में दोनों देशों के बीच एक भी शिपमेंट नहीं पहुंचा है। नेपाल को लगता है कि दोनों देशों के बीच प्रोटोकॉल को ठीक ढंग से लागू नहीं किया जा सका है। जी हाँ, हम चाइना और नेपाल की बात कर रहे हैं। ऐसे में चीन ने बहुत बड़ा धोखा नेपाल को दिया दोस्तों। अब ऐसे में नेपाल वो दर्द भारत के सामने भी बयान नहीं कर सकता क्योंकि भारत के साथ उसने चीन को लेकर अकड़ दिखाने की कोशिश की थी और अब जब चाइना ने ही नेपाल को तगड़ा वाला धोखा दिया है तो अब वो अंदर ही अंदर सिमट कर रोता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल दोस्तों, आपकी जो भी इस पर निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां दोस्त चीन से परेशान हो गया पाकिस्तान। हर जगह मिल रहा धोखा, अब अपने भी उठा रहे हैं सवाल। बता दे, भारत से बराबरी की कोशिश में जुटा पाकिस्तान अपने ही लोगों की रोटी छीन रहा है। पाकिस्तान ने 2 साल पहले एक मेट्रो लाइन बनाकर तैयार की थी, लेकिन इस पर पूरी तरह से चीन का कब्जा है। हम बात कर रहे हैं लाहौर मेट्रो की। पाकिस्तान की बहुप्रतीक्षित मेट्रो रेलवे परियोजना के तहत आने वाली लाहौर की ऑरेंज लाइन चीन के कब्जे में है। इसमें इतनी खामियां है कि पाकिस्तान के लोग दुखी हो गए हैं। इंडिया ब्लूम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस मेट्रो लाइन का मैनेजमेंट देखने वाली पाकिस्तानी कंपनी चीन से परेशान है। चीन यहां होने वाले किसी भी हादसे की जिम्मेदारी लेने से बचता रहा है। इस परियोजना की पाकिस्तान में जमकर आलोचना होती है। विपक्षी दलों का तर्क है कि भारी भरकम लोन लेकर मेट्रो बनवाने का मतलब है कि इससे गरीबों की रोटी छीनी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह का कदम गरीब लोगों को संभावित कल्याणकारी लाभों से वंचित करता है। मामला केवल यहीं तक सीमित नहीं है। इस मेट्रो लाइन की डिजाइन चीनी कंपनियों ने की है, लेकिन अब इस गलत डिजाइन का खामियाजा पाकिस्तान लोग भुगत रहे हैं। पाकिस्तानी अथॉरिटी ने कई बार शिकायत की है कि मेट्रो स्टेशनों के साथ लगती सड़क पर कुछ फायर हाइड्रेंट गलत तरीके से स्थापित किए गए हैं। इसके चलते कई वाहन फायर हाइड्रेंट से भिड़ जाते हैं और दुर्घटना हो जाती है। बहरहाल लगातार चाइना पाकिस्तान को परेशान कर रहा है और धोखा भी दे रहा है। ऐसे में शायद अब भी पाकिस्तान को यह समझ में ना आए कि चीन वाकई में उसका इस्तेमाल कर रहा था और आगे भी करेगा। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या पाकिस्तान को अकल आएगी अब भी? बताइएगा जरूर। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान का कंगाली में आटा गीला। IMF ने दे दिया एक और जोर का झटका। क्या झटका दिया है बता दे, पाकिस्तान की कंगाली पर किसी को तरस नहीं आ रहा। ईद पर भी पाकिस्तान मायूसी से घेरा हुआ है। आर्थिक संकट
संकट का जाल देश को जकड़े जा रहा है। हाल फिलहाल पाकिस्तान की दिक्कतें कम होती दिखाई नहीं दे रही। पाकिस्तान को IMF से बहुत उम्मीद थी। हाल ही में ये सामने आया है कि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों देशों के बीच समझौते में कई पेच फंसे हुए हैं। पाकिस्तानी टीवी चैनल ARY न्यूज ने बताया है कि IMF ने लोन के लिए पाकिस्तान से और भी कदम उठाने को कहा है। IMF ने पेट्रोल पर सब्सिडी देने पर भी आपत्ति जताई है। तो वहीं एक और रिपोर्ट में कहा गया है कि नकदी संकट से जूझ रहा पाकिस्तान $2 अरब की अतिरिक्त जमा पाने के लिए सऊदी अरबिया के साथ ईद के बाद समझौता कर सकता है। सरकारी अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी है। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर बता दे, जहां चीन की एक और साजिश आई सामने। अब यहां कब्जा जमाने की फिराक में चौंका देगी ये रिपोर्ट। बता दें, हमेशा दूसरों की जमीन पर नजर गड़ा कर रखने वाला चीन अब नई फिराक में लगा हुआ है। चीन जमीन पर विस्तारवादी नीति अपनाने वाला अब अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स पर कब्जा करने की फिराक में है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के लीक हुए कुछ अहम दस्तावेजों में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इन दस्तावेजों में बताया गया है कि चीन दूसरे देशों की सैटेलाइट्स पर कब्जा करने के लिए एक महाशक्तिशाली साइबर हथियार की मदद ले सकता है। CIA के दस्तावेजों से हुए खुलासे में दावा किया गया है कि चीन जंग के हालात में सैटेलाइट्स पर साइबर अटैक कर सकता है। चीन साइबर हथियार की मदद से युद्ध के लिए जरूरी कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप कर देगा और अपने कब्जे में ले लेगा। ऐसा करने पर दुश्मन देश के सैटेलाइट ना तो सिग्नल भेज पाएंगे और ना ही जासूसी कर पाएंगे। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि चीन सूचनाओं को अपने नियंत्रण में करने के इरादे से ऐसा कर सकता है। अगर चाइना ऐसे साइबर हथियार बनाने में सफल हो जाता है तो यह जंग के मैदान में सबसे आधुनिक हथियार साबित होंगे, जो सिर्फ युद्ध के नतीजे ही प्रभावित नहीं करेंगे बल्कि उन्हें बदल भी सकेंगे। जी हाँ, एक और खबर आपको बता दें, जहां जापान में सेना अलर्ट मोड पर नॉर्थ कोरिया की मिसाइल को मार गिराने के लिए तैयार रहने का मिला आदेश। बता दें, जापान और नॉर्थ कोरिया के बीच तनाव बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्थ कोरिया इस हफ्ते अपना पहला जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी में है। ऐसे में जापान ने शनिवार को अपनी सेना को उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने की तैयारी करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह नेता किम जोंग उन ने अधिकारियों को अपने स्पेशल स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च करने का आदेश दिया है। नॉर्थ कोरिया ने इसे देश की सैन्य क्षमता को बढ़ाने और अमेरिका साउथ कोरिया से होने वाले खतरे से निपटने के लिए जरूरी बताया है। शनिवार को जापान के मंत्री यासुकाजु हमाडा ने सेल्फ डिफेंस फोर्सेस से कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने का आदेश मिल सकते हैं। ऐसे में हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ एक और खबर बता दे, जहां अपने ही बैंक को नहीं संभाल पाया पाकिस्तान, लेकिन ये भारतीय संभालेगा विश्व बैंक की कमान। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी खबर बता दें, भारत और भारतीय सिर्फ अपने देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए भरोसेमंद बन गए हैं। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि एक तरफ जहां पड़ोसी देश पाकिस्तान कंगाल है और उसके सारे बैंक कर्ज में डूब रहे हैं जो उससे संभल नहीं रहे, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय मूल के एक सज्जन विश्व बैंक की कमान संभालने जा रहे हैं। ये सभी देशवासियों के लिए किसी गर्व से कम नहीं। आपको बता दें कि भारतीय अमेरिकी कारोबारी दिग्गज अजय बंगा असाधारण उम्मीदवार हैं और वो बेहद नाजुक दौर में विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिका ने बंगा के बारे में ये राय देते हुए कहा कि विश्व बैंक औपचारिक रूप से अपने अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति की घोषणा करने की योजना बना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फरवरी में कहा था कि उनका देश बंगा को विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए नामित करेगा। ऐसे में एडवांस में अजय बंगा जी को आप लोग कांग्रेचुलेशन जरूर कहिएगा। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जयशंकर जी ने कहा अफगानिस्तान पर बैठक में भारत की भागीदारी होगी सकारात्मक, समय आने पर लेंगे उचित फैसला। बता दें, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस की मेजबानी में अगले महीने अफगानिस्तान को लेकर होने वाली विशेष दूतों की बैठक में अपनी भागीदारी को सकारात्मक नजरिए से देख रहा है। गुतेरेस 1 मई और 2 महीने को कतर की राजधानी दोहा में इस बैठक की मेजबानी करेंगे। भारत के बैठक में हिस्सा लेने संबंधी सवाल के जवाब में जयशंकर जी ने कहा, हम इस पर गौर कर रहे हैं, हम इसे सकारात्मक रूप से देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम समय करीब आने पर उचित फैसला लेंगे। साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें, जहां बिलावल के भारत यात्रा से पहले भड़की इमरान खान की पार्टी कह रही है कि भारत यात्रा कश्मीरियों के बलिदान का अपमान। बता दें, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत दौरे पर आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान में सियासत गर्मा गई है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा से पहले निशाना साधा है। साथ ही बिलावल भुट्टो की भारत यात्रा को अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे का हिस्सा बताया। बिलावल भुट्टो की भारत यात्रा का विरोध करते हुए पीटीआई के वरिष्ठ नेता फवाद चौधरी ने कहा कि भुट्टो की भारत यात्रा कश्मीर
कश्मीरियों के बलिदानों का अपमान होगा। भुट्टो ऐसे समय में भारत जा रहे हैं जब दोनों देशों के बीच बातचीत पूरी तरह से बंद है और अब जम्मू कश्मीर के पास विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान में विपक्षी बिलावल भुट्टो के इस यात्रा को लेकर बौखलाए हुए हैं। बहरहाल आपकी जो भी निजी राय हो बताएगा जरूर। अगली खबर की बात करते हैं, जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगा तगड़ा वाला झटका, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने थामा बीजेपी का दामन। बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में छिड़े सियासी संग्राम के बीच आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा और तगड़ा झटका लगा। तब लगा जब पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शनिवार को बीजेपी ज्वाइन कर ली। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद मनोज तिवारी, पार्टी के सीनियर नेता हरीश खुराना सहित अन्य नेता मौजूद रहे। वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया और कहा कि ये सभी नेता दिल्ली की जनता की तरह ही अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। दिल्ली सरकार झूठे के बल पर सत्ता में आई है और आज पार्टी से लगातार भ्रष्टाचार और घोटाले के मामले उजागर हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ तब तक लड़ाई लड़ती रहेगी जब तक दिल्ली से भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। इस मौके पर मौजूद रहे सांसद मनोज तिवारी ने भी पटका पहनाकर कार्यकर्ताओं का पार्टी में स्वागत किया और कहा कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए भारतीय जनता पार्टी राजधानी के लोगों के सपनों की तरह दिल्ली को बनाने का काम करती रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर बता दे, जहां विपक्ष ने कराई अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या। जी हां, मंत्री धर्मपाल सिंह का बड़ा बयान, कहा खुलने वाले थे कई गंभीर राज इसीलिए करवा दी गई विपक्ष की तरफ से अतीक और उसके भाई की हत्या। बता दें, चंदौसी जिला प्रभारी और कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने माफिया अतीक अशरफ हत्याकांड के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अतीक अशरफ के पास कई राज थे, उनके खुलने का डर था, इसीलिए विपक्ष ने दोनों की हत्या करा दी। चंदौसी में निकाय चुनाव की बैठक के बाद पत्रकारों ने माफिया अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवाल को लेकर प्रश्न किए हैं। इस पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि सच ये है कि माफिया अतीक और अशरफ की हत्या विपक्ष ने करवाई है। विपक्ष के कुछ गंभीर राज माफिया अतीक के पास थे, जिनके खुलने के डर से विपक्ष ने माफिया अतीक और अशरफ की हत्या करवा दी। जी हाँ, इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? धर्मपाल सिंह के इस बयान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे बताइएगा जरूर। साथ ही साथ बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पीएम किसान की 14वीं किस्त की तारीख का खुलासा, खाते में इस दिन आएंगे 2000 रुपए। बता दें, देश के 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त का इंतजार है। इससे पहले 13वीं किस्त को सरकार की तरफ से किसानों के खाते में 27 फरवरी को ट्रांसफर किया गया था। उस समय 8 करोड़ 42 लाख किसानों को 13वीं किस्त का पैसा दिया गया था। किस्त आने के करीब 2 महीने बाद 14वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। योजना के तहत किसानों को 14वीं किस्त के रूप में 2000 रुपए और सालाना 6000 रुपए दिए जाते हैं। शेड्यूल के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त को अप्रैल से जुलाई के बीच जारी किया जाना है। पिछले साल इसी अवधि में मिलने वाली 11वीं किस्त को 31 मई 2022 को ट्रांसफर किया गया था, लेकिन इस बार 14वीं किस्त के खाते में जल्द आने की संभावना है। सूत्रों का दावा है कि इस बार 15 मई के करीब सरकार की तरफ से किसानों को किस्त का पैसा खाते में भेजे जाने की उम्मीद है। ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन सूत्रों का ये बड़ा दावा है। ऐसे में दोस्तों, क्या आपको अब तक की पूरी 13 किस्त मिल चुकी है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अंतिम खबर बता दें, जहां ओल्ड पेंशन लेने के लिए फॉर्म जारी, इस तारीख तक नहीं भरा तो नहीं मिलेगा पेंशन का फायदा। जी हां, राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना को लेकर नया फैसला लिया गया है। सरकार के फैसले के अनुसार राज्य में बोर्ड, निगम और सरकारी सहायता से चलने वाली यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का फैसला किया गया है। बजट में हुई घोषणा के अनुसार वित्त विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। नए फैसले के दायरे में नगर निगम, यूआईटी, बिजली कंपनियां, निगम बोर्ड, सरकारी उपक्रम और विश्वविद्यालयों के कर्मचारी आएंगे। इन संस्थाओं में काम करने वालों के अलावा रिटायर हो चुके कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। ऐसे में आपको बता दें कि 15 जून तक आप फॉर्म को भर पाएंगे और बहुत जरूरी है 15 जून तक इस फॉर्म को भरना, वरना नहीं मिल पाएगा इसका फायदा। ऐसे में दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।